दोस्तों नमस्कार। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधानवाद है क्या। तो संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो संविधान के माध्यम से राज्य के शासन को कायम रखता है। ठीक है। यह लिखित संविधान या अलिखित संवैधानिक ढांचे की स्थापना करके सरकारी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जो सरकार की संरचना को परिभाषित करता है, उसकी शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से यह मनमाने शासन पर अंकुश लगाता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि शासक और नागरिक दोनों ही कानून के शासन के अधीन रहे। यानी कि संविधानवाद के बारे में हम ये कहें कि क्या है, तो यह राज्य और जनता, ठीक है, राज्य और जो उसमें जो नागरिक है वो दोनों पर संवैधानिक अंकुश लगाते हैं। ठीक है। तो संविधानवाद एक राजनीतिक और कानूनी सिद्धांत है जो संविधान की सर्वोच्चता, उसके मूल सिद्धांतों और कानूनी ढांचों के सम्मान पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्य और कानूनी प्रणालियां संविधान के अनुरूप हो और संविधान के मूल सिद्धांतों, अधिकारों और आदर्शों की रक्षा की जाए। संविधानवाद लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और सरकारी जवाबदेही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसका परिचय हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि संविधानवाद की विशेषताएं क्या है या संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्च स्थिति है। संविधानवाद संविधान को सर्वोच्च और सर्वोपरि कानूनी दस्तावेज मानता है, अर्थात संविधान के सभी प्रावधान और सिद्धांत सभी कानूनों और सरकारी कार्यों पर लागू होते हैं। ठीक है। कानूनी चुनौती के बारे में बात की जाए तो कोई भी कानून या सरकारी कार्य संविधान के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। दूसरी बात है कि शक्ति का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा देखें तो संविधानवाद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक संस्था की स्वतंत्रता और दक्षता सुनिश्चित होती है और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। उदाहरण अनुच्छेद 50 को हम देखें, और इसमें क्या है कि संस्थागत नियंत्रण। तो संविधानवाद विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों और कार्यों का संतुलन बनाए रखने के लिए संस्थागत नियंत्रण और निगरानी प्रदान करता है। तो शक्ति पृथक्करण के बाद हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है? संविधानवाद मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सम्मान को प्राथमिकता देता है। वे अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव या उल्लंघन से बचाते हैं। उदाहरणार्थ देखें अनुच्छेद 13। ठीक है। न्यायिक संरक्षण में देखें तो न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के अनुसार उनकी व्याख्या और क्रियान्वयन करती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये अनुच्छेद 32 आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक संरक्षा प्रदान करती है और ये हाई कोर्ट 226 के माध्यम से। इसके बाद है संविधानवाद के विशेषता में हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन। ठीक है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, तो संविधानवाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी। उदाहरण के लिए देखें तो 243 का के ये स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है। इसके बाद है जन भागीदारी। संविधानवाद जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार देता है, जिससे शासन की वैधता और जवाबदेही बढ़ती है। उदाहरण के लिए देखें अनुच्छेद 326, जिसमें कि वयस्क मताधिकार की बात है। संविधानवाद की अलग और विशेषता में देखें तो संविधान में संशोधन और सुधार यह दी गई है। तो संविधान संशोधन में क्या है कि संविधानवाद संविधान की जो अगर संविधान में आवश्यक सुधारों और संशोधनों की अनुमति देता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि ये परिवर्तन संविधान के मूल प्रावधानों यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है और सिद्धांतों को प्रभावित न करे। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामला जो है 1973, इसके माध्यम से आप जानते ही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में आया था।
विकास और सुधार को देखें तो संवैधानिक सुधार और विकास का उद्देश्य संविधान को बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखना है। ठीक है। संविधानवाद की और विशेषता में देखें तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार, संविधानवाद में न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी कार्य और कानून संविधान के अनुरूप हो और संवैधानिक नैतिकता की रक्षा हो। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों ने संविधानवाद की विशेषताओं को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि संविधानवाद का जो संवैधानिकता है इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो संविधानवाद एक लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के प्रावधान और सिद्धांत सभी सरकारी कार्यों और कानूनों पर हावी हो। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है और लोकतंत्र की बुनियादी नींव को बनाए रखता है। संविधानवाद के बिना सत्ता के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए संविधानवाद एक स्थिर, न्याय संगत और लोकतांत्रिक समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में संविधानवाद को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं और किस प्रकार से किए गए हैं, किस प्रकार से संविधान में इसका उल्लेख है वह देखते हैं। तो भारत में संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है उसमें हम लोग देखते हैं कि संविधान ने नागरिकों को न्यायपालिका द्वारा संरक्षित अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे जीवन और स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21, समानता अनुच्छेद 14 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। ठीक है, इसके बाद देखें न्याय के प्रावधान इसमें सुनिश्चित किए गए हैं। तो संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान में देखें संवैधानिक संशोधन की बात भारतीय संविधान में है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 ने संविधान को समय के साथ प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए लचीलापन प्रदान किया है। यह है संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद हम देखें कि भारत में संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह उसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें क्या किया गया, मूल संरचना का सिद्धांत की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि संशोधन संविधान के मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकते। एक तो ये था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया और विधि की उचित प्रक्रिया पर बल दिया। ठीक है, तो एक जो दूसरा है हम लोग देखते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अगला है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। ये 2006 का मामला है। इसमें यह माना गया कि संविधानवाद निरंकुशता से घृणा करता है और विधि के शासन पर आधारित है, जहां व्यक्तिपरक संतुष्टि का स्थान संविधान द्वारा प्रदत्त वस्तुनिष्ठता ले लेती है। ठीक है, इसके बाद है IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य। ये 2007 का मामला है। इसमें क्या कहा गया कि संविधानवाद के सिद्धांत के लिए सरकारी सत्ता पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन न हो। और एक जो इसमें अंतिम दिया गया है पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ। इसमें क्या दिया गया है कि सर्वसम्मति से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें राज्य और गैर राज्य तत्वों के विरुद्ध व्यक्तिगत निजता की रक्षा की नींव रखी गई। ठीक है, और एक और मामला है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय देखते हैं यह क्या है, यह संविधानवाद को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने संविधानवाद को बढ़ावा देने के प्रयास भारत में जो हुए हैं उसे देखा। अब हम लोग देखते हैं कि संविधानवाद के प्रमुख पहलू क्या है। प्रमुख पहलू क्या है, तो एक है सीमित सरकार। ठीक है, मूल विचार यह है कि सरकारी शक्ति निरपेक्ष नहीं बल्कि सर्वोच्च कानून द्वारा सीमित है। सीमित सरकार की बात हो रही है। दूसरा, कानून का शासन। राज्य के सभी कार्य, जिनमें अधिकारियों के कार्य भी शामिल है, स्थापित कानूनों की सीमाओं के भीतर होने चाहिए, न कि मनमाने आदेश द्वारा।
ठीक है, कानून का शासन जो है संविधानवाद के प्रमुख पहलू है। तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण। किसी एक इकाई को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके बाद देखें तो नियंत्रण और संतुलन की बात जो है कही गई है संविधानवाद के प्रमुख पहलू में। इसमें है कि सरकार की प्रत्येक शाखा में अन्य शाखाओं की शक्तियों को सीमित करने या नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जिससे अधिकार संतुलन को बढ़ावा मिलता हो। ठीक है, प्रमुख पहलू में अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकारी अतिक्रमण से सुरक्षित रहे। और है सरकारी जवाबदेही। सरकार जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होती है, जिससे सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके और एक न्याय संगत एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। तो नोट में हम लोग देखते हैं कि जन भागीदारी संविधानवाद राजनीति के संदर्भ में वो दर्शन है जिसके अनुसार सरकारी अधिकार संविधान द्वारा सीमित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता कानून द्वारा नियंत्रित हो और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तथा न्याय एवं समानता को बढ़ावा देने के लिए मनमाने शासन को रोका जाए। यह केवल संविधान के होने से कहीं आगे जाता है, बल्कि कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन जैसे सिद्धांतों के माध्यम से इसके वास्तविक कार्यान्वयन और पालन पर जोर देता है, ताकि एक ऐसी सरकार बनाई जा सके जो सीमित, जवाबदेह और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने वाली हो। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश BR गवई, अभी जस्टिस सूर्यकांत है, तो पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा था, न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना होगा। ठीक है, अब हम लोग संवैधानिकता के अगले चरण में जाते हैं और इसमें दिया गया है कि संवैधानिकता के लिए क्या चुनौती है। चुनौतियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन चुनौतियों में देखें तो कार्यपालिका का अतिक्रमण। ठीक है, किसी भी मामले में कार्यपालिका का अतिक्रमण होता है जिससे संवैधानिकता को खतरा मिलता है। इसके बाद है न्यायिक स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है, संघवाद पर दबाव पड़ता जा रहा है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। तो संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जवाबदेह हो, सीमित हो, कानून के शासन द्वारा निर्देशित रहे। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखता है, जिससे संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज बनाता है बल्कि न्यायपूर्ण और उत्तरदायी शासन का आधार भी बनता है। तो हम लोगों ने संवैधानिकता के सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली, इसकी चुनौतियों को भी पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। तो संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक ऐसा सिद्धांत है जो संविधान की मूलभूत धारणाओं और आदर्शों के प्रति वफादारी और सम्मान पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के प्रावधानों, अधिकारों और संस्थाओं को मान्यता दी जाए और उसका पालन किया जाए। भारतीय संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की विशेषता जो है वो निम्नलिखित है और इस प्रकार से दी गई है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। संवैधानिक नैतिकता की विशेषता देखें तो संवैधानिक नैतिकता की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की प्रधानता। संवैधानिक नैतिकता संविधान को देश के सबसे प्रमुख कानूनी दस्तावेज के रूप में मानती है। इसका मतलब है कि संविधान के सभी प्रावधान और सिद्धांत अन्य सभी कानूनों और नीतियों पर प्रभावित होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। इसमें है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा। संवैधानिक नैतिकता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देती है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। और स्वतंत्रता और सुरक्षा के बारे में देखें तो संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त हो और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो। तो ये मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता की रक्षा की बात की हमने। अब है कि संवैधानिक नैतिकता की विशेषता में देखें तो संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति वफादारी, लोकतंत्र का सम्मान। तो संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्र मीडिया का संरक्षण शामिल है। ठीक है, अगली विशेषता देखें
तो है नैतिक शासन और पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही। संवैधानिक नैतिकता पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। इससे सरकारी निर्णयों और कार्यों की स्पष्टता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। ठीक है, अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संवैधानिक नैतिकता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है। इसका मतलब है कि न्यायालय बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। ठीक है, निष्पक्ष न्याय। न्यायपालिका को निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय देने की जिम्मेदारी होती है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं। अगली विशेषता देखें तो संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन। संविधान की व्याख्या में देखें तो संवैधानिक नैतिकता संविधान के प्रावधानों की सही और न्यायपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता को मानती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों के अनुसार व्याख्या की जाए। और संविधान का कार्यान्वयन में देखते हैं, संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि संविधान के प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाए और किसी भी प्रकार की संवैधानिक त्रुटियों को सुधारा जाए। अगली विशेषता में देखते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय में देखें तो संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, भेदभाव का अंत। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। ठीक है, तो ये सभी जो हम लोगों ने देखा, जिसमें कि संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा, संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति वफादारी, नैतिक शासन और पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय और समानता, ये सभी क्या थे? तो संवैधानिक नैतिकता की विशेषता है जो आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक नैतिकता के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो कहाँ कहाँ स्पष्ट होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता के जो प्रावधान हैं वो सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता में हम लोग देखते हैं। कैसे? तो संविधान का अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कोई भी कानून संविधान के खिलाफ न हो। यदि कोई कानून संविधान की मूलभूत धारा या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। पहली तो बात तो यह है। दूसरी बात है मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इसमें समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है, 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये अधिकार संवैधानिक नैतिकता के आधार स्तंभ है। इनका उल्लंघन संवैधानिक नैतिकता के अवधारणा के खिलाफ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख प्रावधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 124 और 217। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, जो संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है शक्तियों का पृथक्करण। संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक संस्था के कार्य का प्रभाव दूसरी संस्था पर न पड़े, जिससे संवैधानिक नैतिकता की रक्षा की जा सके। इसके बाद है पारदर्शिता और जवाबदेही। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह नागरिकों को सरकारी दस्तावेज और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद है सामाजिक न्याय और समानता। संविधान के जो अनुच्छेद 15 है और 16 सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम करते हैं और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो हम लोगों ने ये संवैधानिक प्रावधान पढ़े जो संवैधानिक नैतिकता के बारे में थी। अब हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व को देखें तो संविधान का उद्देश्य और आदर्श। इसमें देखें तो संविधान केवल कानूनों का समूह नहीं है, यह नैतिकता और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। संवैधानिक नैतिकता इस बात को सुनिश्चित करती है
कि संविधान के प्रावधानों को लागू करते समय केवल कानूनी दायित्वों का पालन न हो बल्कि इसके नैतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति की जा सके। इसके बाद है न्यायपालिका की भूमिका। संवैधानिक नैतिकता का पालन न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें संविधान की मूल भावना और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून और उसके अनुपालन में मानवाधिकारों, मौलिक अधिकारों और समाज के नैतिक मूल्यों का सम्मान किया जाए। ठीक है। इसके बाद है लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रियाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक नैतिकता जो है यह सुनिश्चित करती है कि संविधान के तहत चलने वाली सभी प्रक्रियाएं न्याय संगत और नैतिक रूप से सही हो। यह कानून निर्माताओं, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर लागू होता है ताकि वे संविधान के मूल सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का पालन करें। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनहित को प्राथमिकता देता है। इसके बाद देखें तो सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है। भारतीय संविधान में समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि कानून और नीतियों के क्रियान्वयन के समय समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आवाज़ को भी सुना जाए और उन्हें न्याय मिले। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित हो। ठीक है। इसके बाद क्या है? बहुलवाद और सहिष्णुता। भारतीय समाज विविधता और बहुलवाद से भरा हुआ है और संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि सभी धर्म, जातियों, भाषाओं और सांस्कृतिक समूहों को समान सम्मान और अधिकार मिले। यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक चरित्र को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है। इसके बाद है संविधान की मौलिकता की रक्षा। संविधान का पालन करना केवल कानूनी दायित्व नहीं है बल्कि नैतिक पक्ष भी है। नैतिक पक्ष भी इसका महत्वपूर्ण है। संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि संविधान को केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी समझा और लागू किया जाए। यह संवैधानिक प्रावधानों की सही व्याख्या और पालन में मदद करता है ताकि संविधान की मौलिकता और उसकी मूल भावना की रक्षा की जा सके। मूल अधिकारों की सुरक्षा। संवैधानिक नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब न्यायपालिका या सरकार के सामने अधिकारों के दायरे को तय करने की चुनौती होती है। संवैधानिक विकास। ठीक है। संवैधानिक नैतिकता संविधान के विकास और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करती है कि संविधान समय के साथ बदलते सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित हो, लेकिन इसके मूल जो है वो नैतिक और आदर्श सिद्धांतों से समझौता न हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा संवैधानिकता के बारे में और हम लोगों ने संविधानवाद को पढ़ा और संवैधानिक जो नैतिकता है उसका अध्ययन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान की गतिशीलता एवं जीवंतता तो क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा है, इसे देख लें। लिखा है कि संविधान किसी भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव होती है। यह न केवल सरकारी ढांचे और कार्य प्रणाली का निर्धारण करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है ताकि समाज की बदलती ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप किया जा सके। ठीक है। तो संविधान की जीवंतता प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला, परिवर्तनशीलता, लचीलापन। ठीक है। दूसरा, संचालन, समावेशिता और तीसरा, मूल सिद्धांतों की महत्ता। ठीक है। तो परिवर्तनशीलता को देखें तो भारतीय संविधान में लचीलेपन का गुण होता है जो इसे समय समय पर संशोधित और अपडेट करने की अनुमति देता है, यानी कि अद्यतन करने की अनुमति देता है। अब तक इसमें 130 संशोधन किए जा चुके हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह संविधान की बदलती आवश्यकताओं के प्रति
संवेदनशील है। ठीक है। समावेशिता में देखते हैं, यह संविधान के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, भले ही उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका उद्देश्य एक समावेशी और न्याय संगत समाज की स्थापना करना है। इसके बाद संवैधानिक संशोधन हम लोग देखते हैं। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया इसे जीवंतता बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संशोधन के माध्यम से समाज में आवश्यक सुधार और बदलाव को लागू किया जा सकता है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा देखें तो भारतीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या तथा लागू करने का अधिकार है। यह संविधान को समय के साथ जीवंत बनाए रखता है, क्योंकि न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से इसे प्रासंगिक बनाए रखती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया, जिसमें समय और परिस्थिति के आधार पर कई संशोधन किए गए। जैसे 1951 में भूमि सुधार लाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त की गई। तब से लेकर अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संविधान की व्याख्या। ठीक है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान को जीवंतता को बरकरार रखते हुए समय समय पर न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कई निर्णय दिए हैं। जैसे गोपालनवाद देखें 1950 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जहां अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी, वहीं 1978 में मेनका गांधी जो वाद था व्यापक व्याख्या करते हुए इसे गरिमापूर्ण जीवन से जोड़ दिया। इसके बाद केशवानंद भारती का मामला देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया। इसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत संविधान को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने के लिए है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति सीमित है और संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखना आवश्यक है। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की बात हुई। इसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इस फैसले में अदालत ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और कहा यह अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। ठीक है। फिर उसके बाद शाहबानो मामला 1985 में देखें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत महिलाओं के अधिकार को प्रबल बनाने का प्रयास किया। यह निर्णय दर्शाता है कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय को संतुलित करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक आया। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में 2 संविधान संशोधन विधेयक, एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश करके एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ठीक है। और 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक देखें तो हाल ही में सरकार द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं तो 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय संविधान की गतिशीलता और जीवंतता का हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया। तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो था इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता के बारे में अध्ययन किया और दूसरा हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से जीवंत है और गतिशीलता को बनाए हुआ है। तो हम लोगों ने यह देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हम लोगों का होगा दूसरा अध्याय प्रस्तावना। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।